नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आज एक बहुत शोक दिवस है हमारे भारत की तरफ से, क्योंकि भारत में आज सबसे बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा जी JRD उनका निधन हुआ है आज। तो आज हम उनको श्रद्धापूर्वक पूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और क्योंकि वो उद्योगपति पूरे जगत के ही थे एक तरह से, और भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो रतन टाटा जी को आज हम बहुत मिस भी कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं कि आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका निधन हो चुका है। 87 साल की उनकी उम्र थी। तो सबसे पहले आज हमारा ये ड्यूटी बनता है पढ़ाने से पहले कि आज हम उनको पूर्ण श्रद्धा से, अपने मन से, अपने तन से श्रद्धांजलि दें उनको, और उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। और जैसे कि भारत के उद्योग जगत में उन्होंने बहुत कुछ किया, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे चैरिटी हो, चाहे कैंसर से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, उन्होंने बहुत सारे, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने फायदे के लिए नहीं, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ दिया है। डिफेंस में उन्होंने दिया, उन्होंने अपने व्हीकल्स की हम बात करें, मोटो मोबाइल कंपनी की हम बात करें, हॉस्पिटल्स की हम बात करें, कैंसर ट्रीटमेंट की हम बात करें, एजुकेशन फील्ड की बात करें, या फिर हम टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करें, तो सभी तरीके से उन्होंने अपना जितना योगदान दे सकते थे वो उन्होंने अपनी पूरी उम्र भारत के उस डेवलपमेंट में लगा दिया। और आज उनके इन कामों से उनको हमेशा याद किया जाएगा। और हम भी ये चाहते हैं कि पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी और सदियों की पीढ़ी उन्हें याद करे हमेशा। तो रतन टाटा जी को हम पूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। वो भारत के उद्योगपति नहीं बल्कि भारत के संरक्षक भी थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ। और पॉलिटी में आज, जैसे कि हम पता है, पार्ट 3 की ओर जा रहे हैं। और पार्ट 3 में हम संविधान की विशेषताओं की बात करने वाले थे। आज हमारा लेक्चर लास्ट है, लगभग से लगभग 3 पॉइंट रह गए हैं। उन 3 पॉइंटों को समझ लेते हैं, और 3 पॉइंटों को समझने के बाद हम इस चैप्टर को लगभग फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो, आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। मेरा आपसे यही एक अपील है, या आप मेरी रिक्वेस्ट मान लें। तो यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, और धीरे धीरे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे। आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा, आपको क्लासेस भी मिल रही हैं यहाँ पर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर के दिन आज पढ़ाते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आज, अब जैसे मैंने बताया कि सीधे सीधे सच में रतन टाटा मेरे हीरो थे। आज उनका निधन हुआ है तो एकदम शौक लगा है कि एकदम जीती जागती हस्ती और एकदम हमारे सामने से वो चली जाए तो कितना अजीब लगता है। आप सभी को पता है, जब हमारा घर को कोई मेंबर ही, जैसे आज लगता है कि हमारे घर का कोई मेंबर गया है। सच में ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है हमको कि रतन टाटा जी के जाने से भारत का एक फैमिली जैसे होते हैं ना, वो लॉस्ट कर दिया इंडिया ने। खैर कोई नहीं, यह तो देखो नियम है, और यही प्रकृति का नियम है, यही सत्य है कि जो आया है वो जाएगा जरूर। लेकिन फिर भी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताओं की तरफ। और आप सभी ने अभी पार्ट 2 डाला जा चुका है, आप सभी देख सकते हैं वहां पर। तो संविधान की विशेषताएं, और संविधान की विशेषताएं आज पार्ट 3 के नाम से आने वाली हैं। सभी इसको एक बार देख लेना, क्योंकि संविधान की विशेषताएं पार्ट 3। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पॉइंट की तरफ। आज मैं 3 पॉइंट आपको कराने वाला हूं। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। हमारे पास क्या पॉइंट्स होंगे आज वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास होगा एकात्मक एवं संघात्मक। कल मैंने एक सीरीज कराई थी 20 क्वेश्चन की, आप सभी को पता है 20 तो नहीं थे, 16 क्वेश्चन थे। तो 16 क्वेश्चन की मैंने सीरीज कराई थी, यूट्यूब पे लाइव कराया था। लेकिन कुछ बच्चों का रेस्पॉन्स बिल्कुल कम आया है, और इस बात से मुझे थोड़ी ठेस पहुंची है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ, लाइव मेरा रिएक्शन दें और लाइव आंसर ही करें। मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, या अब मुझसे जो पढ़ रहे हैं, या जो जो नहीं पढ़े हैं, उनको शेयर भी कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि लोगों से कनेक्टिविटी मेरी ज़्यादा हो सके। क्योंकि मैं सिर्फ कनेक्टिविटी चाहता हूँ, और कनेक्टिविटी से सीधा सीधा तरीका होता है कि टीचर को मोटिवेशन मिलता है, और वो उस मोटिवेशन से टीचर आपको हर कदम आपके साथ रहता है। चाहे रिलेवेंट टू कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हमेशा टीचर एक पढ़ाने वाला नहीं हो सकता। टीचर पढ़ाने के साथ साथ
आपके हर करियर पे, हर एक करियर सपोर्टर होता है। कहते हैं ना कि माता पिता के बाद जो दूसरा आपका एक पिता की भांति आपका काम करता है वो एक टीचर होता है, वो एक एजुकेटर होता है। जो टीचर है माता पिता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो एकात्मक और संघात्मक, सबसे पहली बात ये करेंगे। दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे आज, जो हमारा होगा ये होगा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। और तीसरा जो होगा इसको हम कहेंगे, तीसरा स्वरूप क्या ले सकते हैं, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, ये शायद हमने कल कराया नहीं था। और चौथा जो होगा इसको भी लेके चलते हैं, और चौथा है हमारा स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। तो हम इन चीजों को लेके चलते हैं आज। 4 पॉइंट्स हमारे पास होंगे और इन चारों पॉइंट्सों पे जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि पेपर में अधिकतर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ये अवधारणा कहां से ली गई है, ये अवधारणा कहां से ली गई है। तो लगभग आज आप देख रहे हैं एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, हमेशा इन पेपरों में लगभग यही चीजें पूछी जा रही हैं बार बार। लेकिन हम हमेशा, स्टूडेंट की कमी क्या होती है कि वो हमेशा नई चीजों की तरफ भागता है। नई चीजें, मैं मानता हूं कि नई चीजों को ऑब्जर्व करना आपका काम है। आप नई चीजों की तरफ देखिए, मुड़िए, उनकी तरफ रुख करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि पुरानी चीजें आपके हाथ से निकलती चली जाएं। और पुराना जो मैटर है वो हमेशा मजबूत मैटर होता है। तो पुरानी चीजों को साथ लेते चलते हुए नई चीजों की तरफ रुख करिए। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, मार्केट में कोई नई किताब आ जाती है सीधे भागे चले जाते हैं। वो बस नई किताब आ गई है, बस नया मैटर आ गया है, जबकि उसमें है कुछ नहीं है। हाँ, करंट अफेयर्स की हम बात कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हमेशा नया ही आपको चाहिए होता है, हमेशा हर दिन, क्योंकि एक दिन पुराना करंट अफेयर्स वो भी आपके काम आएगा। अभी एसएससी जो है वो 2.5 से 3 साल पुराना करंट अफेयर्स आपको दे रहा है। वो ये साबित करना चाहता है कि नई चीजों की तरफ मत भागिए, पुरानी चीजों पर अपनी पकड़ रखिए, तभी आप इस एग्जाम या किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। चलिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं लेक्चर ले रहा हूं, ये और जो मैंने लेक्चर लिए हैं, ये सारे लेक्चर जो हैं एक तरह से सभी आने वाले एग्जामों में आने वाले क्वेश्चंस को हम ला रहे हैं। और सभी तरीके से आने वाले एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पॉलिटी आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। संविधान एक ऐसा पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में भी लगभग पॉलिटी आती है, रेलवे में का तो बहुत आती है, एसएससी में तो पूरा मेन पार्ट यही है, और यूपीएससी तो है ही है, सबका बाप तो वही। अब हम करते हैं एकात्मक और संघात्मक की बात। देखो, एकात्मक और संघात्मक क्या कहता है इसको एक बार देख लेते हैं, और यही डालते हैं हेडिंग, एकात्मक एवं संघात्मक प्रणाली। एकात्मक एवं संघात्मक प्रणाली। अब ये क्या है? ये एकात्मक कह रहा है, इसको संघात्मक कह रहा है, यानी फेडरलिज्म कह रहा है, और इसको यूनियनिस्ट कह रहा है। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है? आज आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, लेकिन जो संघ शब्द का जो प्रयोग जिस वाक्यांश में किया गया है उस वाक्यांश का अर्थ अलग है। वहां पर वो संघ नहीं कह रहा, वहां पर वो भावार्थ बता रहा है, यानी उस वाक्यांश का अर्थ बता रहा है। तो अब एकात्मक और संघात्मक प्रणाली की बात करते हैं। हमारा संविधान, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को यह भाषण देते हुए कहा था कि हमारे भारत का जो संविधान है वो एक संघात्मक प्रणाली पर आधारित है, और आप सभी को पता है कि अमेरिका का संविधान भी संघात्मक प्रणाली पर चलता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक संघात्मक प्रणाली पर आधारित होता है। देखो, संघात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि बंटवारा। अब यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे भारत का संविधान जो है, यानी भारत का संविधान
संघात्मक प्रणाली पर आधारित है। संघात्मक प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, यानी भारत का संविधान जो है वो संघात्मक प्रणाली पर आधारित है। और संघात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे कि शक्तियों का बंटवारा। अब मैं आपको संघात्मक बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे केंद्र में कौन सी सरकार काम करती है? केंद्र सरकार काम करती है। हमारे स्टेट में कौन सी काम करती है? राज्य सरकार काम करती है। तो जैसे जैसे अब हमने केंद्र में देखा कि केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए काम करेगी, जबकि राज्य की सरकार एक उसी जिस राज्य का मुख्यमंत्री है वो उसी राज्य के लिए काम करेगा। कभी आपने ऐसा तो देखा नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कल छत्तीसगढ़ के राज्य के लिए फैसला ले रहे हैं या राजस्थान के लिए फैसला ले रहे हैं। अरे राजस्थान चाहे कुछ भी हो रहा हो, राजस्थान में क्राइम रेट बढ़ गया हो या राजस्थान में रोजगार नहीं हो, तो उसमें योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन हाँ, यदि भारत के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य को आदेश दे सकते हैं, किसी भी राज्य के लिए नियम बना सकते हैं, तो ये तरीका होता है। यानी केंद्र सरकार केंद्र के लिए काम करेगी, यानी वो पूरे भारत के लिए काम करेगी, और एक राज्य का मुख्यमंत्री पर्टिकुलर उसी राज्य के लिए काम करेगा जिसका वो मुख्यमंत्री है। तो इसका मतलब हुआ जैसे शक्तियों का बंटवारा, जैसे कि आपको पता है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 विषयों का वर्णन किया गया है, 3 शेड्यूल्स का वर्णन, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और वो है, पहला है आपका यूनियन लिस्ट, जिसको कहते हैं संघ सूची। ओके, पहली कौन सी है? संघ सूची। दूसरी है आपकी राज्य सूची, और तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब होता है यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में आने वाला कौन से विषय होते हैं इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि संघ सूची की हम बात करते हैं, जैसे केंद्र की बात करते हैं, क्या करते हैं? केंद्र की बात करें तो संघ सूची मतलब होता है कि केंद्र सरकार अपने अपने विषयों पर निर्णय ले सकती है। यानी जैसे कि विदेशी मामले हैं, अब विदेशी मामलों को राज्य सरकार हैंडल नहीं करती है, उसको हैंडल करने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी भारत का केंद्र सरकार करता है। ठीक है, जैसे कि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है। ओके, उसके बाद आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब होता है कि वह सूची जिसमें आने वाले विषयों पर फैसला करने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है, वो राज्य सूची होती है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि वह सूची जिसमें आने वाले सभी विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर फैसला करती हैं, वो कौन सी सूची है? समवर्ती सूची है। जैसे कि शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा, अब जो एजुकेशन जो होता है ये समवर्ती सूची का विषय होता है। क्या है? जो एजुकेशन है ये समवर्ती सूची का विषय होता है, ये कॉन्कर्ड लिस्ट का विषय होता है, जिस पर दोनों सरकारें फैसला कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। क्या आई थी? एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी ये एक शिक्षा का विषय है। और शिक्षा किस में आती है? शिक्षा इसमें आती है समवर्ती सूची में। तो इस पर केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 का क्या किया? उद्घाटन किया, और कहा कि अब यह आज से और अभी से 2024 से ये पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू मानी जाएगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। समझे? चलिए, तो ऐसे करके समवर्ती सूची यानी शिक्षा, जैसे कि अब कृषि था, कृषि कौन सा विषय है? एग्रीकल्चर जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। यानी केंद्र सरकार इस पर फैसला नहीं कर सकती, इस पर फैसला करने का अधिकार केवल किसका है? राज्यों का है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग लोग अपना अपने तरीके से कर लेते हैं, इसे कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। ओके, डिवाइडेशन ऑफ द पावर। चलिए, शक्तियों के बंटवारे के साथ मुझे एक चीज और याद आती है, जैसे कि संघात्मक प्रणाली में एक ग्राफ बना देते हैं। चलिए,
शक्तियों का बंटवारा। ओके, अब जैसे कि हम देखते हैं कि संघ सूची में, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और फिर थी हमारी समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा अपने हिसाब से दे रखा था। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा जो संघात्मक प्रणाली का स्वरूप है। अब मैं आपको एक बार चार्ट बनाना चाहता हूं ताकि चार्ट के माध्यम से आप समझ सकें इस चीज को, इसलिए मैंने नया पेज लिया है। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, और यहां से ये वाला। अब देखते हैं, यहां पर देखेंगे संविधान का संघात्मक स्वरूप, और यहां पर देखेंगे संविधान का एकात्मक स्वरूप, संविधान का एकात्मक स्वरूप। देखें, आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारा संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, उनके द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार देखें तो हमारा संविधान एक संघीय प्रणाली पर आधारित होता है। संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जैसा हमारा देश चल रहा है वैसा चलता रहे। जैसे अब शक्तियों का बंटवारा, अपनी अपनी सरकारें अपने अपने स्तर पर काम करती रहें, ये तो होता है नॉर्मल तरीका। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि हमारे देश में कुछ विकट परिस्थितियां भी आ जाती हैं, तो हमारे संविधान में यह सुविधा भी है कि हमारा संविधान एक विकट परिस्थितियों में और आपातकालीन जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एकात्मक का रूप भी धारण कर सकता है। तो हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो दोनों रूपों में काम करता है। लेकिन जब एकात्मक की बारी आती है तो बहुत कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है भारत में जब एकात्मक होता है और वैसे चलता रहता है, और नॉर्मल कंडीशन में संघात्मक स्वरूप चलता है। जैसे कि संविधान के संघात्मक स्वरूप का पहला लक्षण होता है शक्तियों का बंटवारा, और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है सरकारों में। शक्तियों का बंटवारा जैसे क्या होता है, इसमें हम देखते हैं संघ सूची आती है। जैसे इसमें क्या आता है, संघ सूची आती है। संघ सूची के बाद आता है राज्य सूची, राज्य सूची, और राज्य सूची के बाद आती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये आपने देखी ली थी, ये शक्तियों का बंटवारा कुछ इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि संविधान के संघात्मक स्वरूप में आता है कौन सा संविधान, कठोर संविधान। कौन सा, कठोर संविधान। कठोर संविधान भी एक संघात्मक स्वरूप का लक्षण है, कठोर संविधान, ताकि संविधान को कोई बदले ना और हमारा संविधान संघात्मक रहे। कठोर संविधान के बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी इसका एक लक्षण है। जैसे कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। तो यह होता है संघात्मक, यानी संघात्मक स्वरूप होता है इसका। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इसका मतलब होता है कठोर संविधान। और क्या ले सकते हैं इसमें, चलिए 3 पॉइंट काफी हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, संविधान का एकात्मक स्वरूप में देखें तो पहला लक्षण क्या होता है इसका, शक्तियों का बंटवारा यहां पर होता है। एकात्मक में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, मैं आपको फिर बता दूं। यहां पर क्या होता है, यहां पर होती है एकीकृत प्रणाली। क्या होती है, एकीकृत प्रणाली, यानी सारा सिस्टम केंद्र के हाथों में आ जाता है, सारा सिस्टम केंद्र के हाथों में, और केंद्र इतना मजबूत हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती। यानी इसमें राज्य सरकारें काम नहीं करती, इसमें पंचायत सरपंच काम नहीं करते, इसमें कोई काम नहीं करता, केवल काम करती है तो वो केंद्र सरकार काम करती है। जैसे कि आपातकालीन जब प्रावधान में आपको पढ़ाऊंगा, जब हमारे देश में कभी किसी भी स्थितिवश इमरजेंसी लगती है, 3 कारणों से इमरजेंसी लगती है हमारे देश में, या तो बाह्य युद्ध के कारण, दूसरा या तो फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, या फिर लगती है वित्तीय आपातकाल, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। तो हमारे देश में यदि कभी भी इमरजेंसी लगती है तो सारा सिस्टम क्या बन जाता है, एकात्मक बन जाता है। यानी सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र के हाथों में आ जाती है। तो वो क्या, इसे क्या कहते हैं, एकीकृत प्रणाली कहा जाता है। एक ये, और दूसरी बात नेक्स्ट पावर क्या होती है, यहां पर होती है एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। उसके बाद लक्षण होता है लचीला संविधान,
क्योंकि जब एकात्मक स्वरूप होता है ना, तो केंद्र सरकार इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो संविधान में जब चाहे तोड़ सकती है, उसको मरोड़ सकती है। लचीला संविधान, ओके। उसके बाद और लक्षण इसके बाकी हैं। लचीला संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत प्रणाली है, जिसे बोलते हो आप क्या, एकात्मक सरकार, यानी केवल भारत में एक सरकार काम करेगी, वो भी केंद्र सरकार। तो एकात्मक सरकार इसमें काम करती है। उसके बाद लचीले संविधान के बाद और क्या हो सकता है, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसे बोलते हैं ऑल इंडियन सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। और अखिल भारतीय सेवाओं में क्या आता है, जैसे कि आईएएस, जैसे आईपीएस, जैसे आईएफएस, ऐसे। तो आईएएस क्या होता है, आईएएस एक केंद्र सरकार का नौकर होता है, और केंद्र सरकार का जो नौकर होता है उसे सभी जिलों में भेजा जाता है, और जिले में और जिले किसके होते हैं, राज्यों के होते हैं। ताकि ये, अब जैसे कि मान लो कल को दिल्ली का कोई कलेक्टर है, तो दिल्ली का कलेक्टर जो है ना, वो क्या करेगा, केजरीवाल जी की सारी रिपोर्ट क्या करेगा, प्रधानमंत्री को सौंपेगा। अब ये सर, ये तो चालबाजी हो गई, ये तो षड्यंत्र हो गया। अरे षड्यंत्र नहीं है ये, भारत के भी प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि दिल्ली नहीं अपितु पूरे भारत के राज्यों और जिलों में क्या क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए, कल को यदि मैं राजस्थान के बीकानेर जिले की बात करता हूं, राजस्थान के मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, या राजस्थान के मैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, अब प्रधानमंत्री जो हैं वो तो सभी डिस्ट्रिक्टों में जाके तो देखेंगे नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, एक आईएएस नॉमिनेट कर देते हैं, एक आईपीएस बना देते हैं, ताकि वो हर जिले के, जैसे कि मान लो कल को जैसलमेर में कोई कांड हो जाता है, जैसलमेर में मान लो कोई घटना हो गई, तो क्या करेंगे, सीधे वो क्या करेंगे, जैसलमेर के कलेक्टर को फोन मिलाएंगे कि हाँ भाई क्या रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं, और केंद्र सरकार के अधिकारी होने के नाते ये राज्यों के लिए काम करते हैं, और सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं, और राज्य सरकार को तो देते ही हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। और एक आता है राज्यपाल की नियुक्ति। ये राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो केंद्र सरकार का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का नौकर नहीं होता राज्यपाल, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। और ये व्यक्ति क्या करता है, राज्य में रहकर राज्य की सारी स्थिति की रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को सौंपता है, और फोन करके चुपचाप रात में कहता है कि सर यहां पर ये राज्य में ये चल रहा है, राज्य पर ये चल रहा है। यानी हर एक रिपोर्ट, यानी कहते हैं ना कि राज्यपाल के बिना राज्य में पत्ता भी नहीं हिलता, तो वही वाली बात इस पर लागू हो जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति। यानी अब राज्यपाल की नियुक्ति एक संवैधानिक है, ये चालबाज नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये बताती है कि केंद्र सरकार ने अभी भी राज्यों पर पकड़ बनाए बैठी है, अब पूरी सत्ता, पूरी सरकार अपने हाथों में ले रखी है। तो कुल मिला के ये क्या सिस्टम है, ये एकात्मक स्वरूप है। यानी एकात्मक स्वरूप का मतलब होता है एक ही मुखिया है, और वो मुखिया भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिमंडल होता है। चलिए, तो आप समझ गए यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा कौन सा प्रावधान था फीचर्स में हमारे। दूसरा फीचर जो प्रावधान था हमारा, मैं आपको बता दूं एक बार, एकीकृत एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यही था शायद, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मेरे हिसाब से तो यही था, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, चलिए अब इस फीचर्स की हम एक बार बात कर लेते हैं। देखो, मुझे आप एक चीज बताइए, एकीकृत का मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया था, एकीकृत का मतलब होता है एक ही सर्वे सर्वा, यानी एक ही मुखिया है और कोई मुखिया नहीं है। एक मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं। यानी एक ही मुखिया है, एक ही सर्वे सर्वा है। देखिए, तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी एकीकृत का मतलब क्या हुआ। देखो, एकीकृत न्यायपालिका जो है
एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है, अब देखो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसका अर्थ क्या होता है। हमारे देश में सबसे बड़ी, जिसे टॉप ऑफ द कोर्ट कहते हैं, टॉप ऑफ द कोर्ट कौन है? टॉप ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है देश की सबसे बड़ी न्यायालय, देश की सबसे बड़ी कोर्ट, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब कोई अपना फैसला सुनाती है तो वो सभी कोर्टों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आते हैं? हाई कोर्ट। जैसे कि यहां पर समझाते हैं स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ओके। और सुप्रीम कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट किसकी है? इंडिया की, किसी राज्य की नहीं है, इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट इंडिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडिया के नीचे कौन होता है? इंडिया के नीचे होते हैं स्टेट। क्या होते हैं? स्टेट। तो यहां पर हुए स्टेट, यानी, और स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट का नाम होता है हाई कोर्ट। यहां पर हो हाई कोर्ट, यहां पर भी हाई कोर्ट, ऐसे करके यहां पर हाई कोर्ट आ जाते हैं। जैसे मान लो ये राजस्थान का हाई कोर्ट है, ये मान लो दिल्ली का हाई कोर्ट है, ठीक है। दिल्ली है, राजस्थान हुआ, और क्या हुआ है? और स्टेट एमपी ले लेते हैं। यहां पर मान लो एमपी है, और यहां पर मान लेते हैं झारखंड है, और यहां पर मान लेते हैं तमिलनाडु, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये स्टेट है, एग्जाम्पल सेट किया है। राजस्थान में क्या आते हैं? राजस्थान में आते हैं डिस्ट्रिक्ट। क्या आते हैं? डिस्ट्रिक्ट, यानी जिले। अब जिलों की बात करें तो जिलों में कौन आएगा? जैसे कि राजस्थान के जिले की बात करें तो जयपुर आ गया, जयपुर आ गया, ठीक है। जैसलमेर आ गया, और बीकानेर आ गया, ठीक है। और क्या आ गया? जैसे भरतपुर आ गया, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब जैसे कि एमपी की बात करते हैं तो एमपी में क्या आ गया? इंदौर आ गया, ठीक है। एमपी में क्या आ गया? भोपाल आ गया। एमपी में और क्या आ गया? ग्वालियर आ गया, ठीक है। ऐसे करके तमिलनाडु के जिले मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो तमिलनाडु के लिखते नहीं है, लेकिन एक याद है, बालीगोंडापुरम। चेन्नई लिख दो, और क्या लिखोगे? चलो यहां पर चेन्नई लिख देते हैं, चलो ये भी तो और ही अच्छा है, यहां पर चेन्नई हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ यह होता है कि सबसे बड़ी कोर्ट कौन है हमारे यहां पर? सुप्रीम कोर्ट। और जयपुर में क्या काम करती है? जयपुर में काम करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको कहते हैं डीसी, है ना। एक क्रम चलता है हमारे यहां पर, सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आती है डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एससी, एचसी, डीसी ये काम करते हैं। अब देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एकीकृत का मतलब होता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आता है उस जिले की सेशन कोर्ट, यानी सभी जिलों की सेशन कोर्ट के ऊपर कौन है? उस राज्य का हाई कोर्ट। और राज्य के हाई कोर्ट के ऊपर कौन होता है? देश का सुप्रीम कोर्ट। देश का सुप्रीम कोर्ट जो भी कोई फैसला देगा या जिसकी भी रिपोर्ट मंगवाएगा, वह सभी हाई कोर्ट इसके अधीन आते हैं, वो फैसला लागू करने से मना नहीं कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें मानना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? टॉप ऑफ द कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप ऑफ द कोर्ट कहते हैं इसको, यानी इसका फैसला सबसे बड़ा है, टॉप ऑफ द कोर्ट। शीर्ष न्यायालय, इसको फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, टॉप ऑफ द कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, यानी इसका फैसला हाई कोर्ट पर और हाई कोर्ट के अधीन आने वाली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उन पर, सभी पर मान्य माना जाता है, ठीक है। आजकल तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है लोक अदालतें, जो कम समय में मामलों का निपटारा जल्दी कर देती हैं, उन पर भी ये लागू होता है, ठीक है। लेकिन एक होती है जुडिशियल बॉडी, ठीक है, ट्रिब्यूनल, उन पर ये लागू नहीं होता है। चलिए, इसे कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। अब आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, तो इसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट हो गया है। चलिए अब आते हैं दूसरी भाषा में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये क्या कहती है? चलिए आपको मैं एक चीज बता दूं, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के किस रूप का लक्षण है? संघात्मक या एकात्मक? मुझे बताइए। यह संघात्मक लक्षण है, हमारे संविधान का संघात्मक लक्षण है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी
इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। यहां पर लिख सकते हैं आप, अमेरिका के संविधान के आधार पर, अमेरिका के संविधान के आधार पर, यह अमेरिका के संविधान के आधार पर काम करती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ यह होता है, जैसे कि आप कोर्ट में हैं, कोर्ट में जज ने कोई फैसला सुनाया, तो आप कोर्ट के जज के फैसले की अवमानना नहीं कर सकते, यानी आप पर कोड ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा। यानी आपने यदि जज के फैसले का अपमान किया या उसको मानने से मना कर दिया, तो याद रखें कि आप पर कोड ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कह रहा मैं, यह बात हाई कोर्ट पर भी लागू होती है और यही बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी लागू होती है। यानी हमारे आज देश में 3 प्रकार की कोर्ट काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको आप सेशन कोर्ट भी कह देते हो कभी कभी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि वह न्यायपालिका जिसके सारे सिस्टम, जिसकी सारी प्रणाली स्वतंत्र होती है। जैसे कि जजों की नियुक्ति, आपको पता है जजों की नियुक्ति करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिकरण नहीं हो सकता, यानी इसका पॉलिटिक्साइजेशन नहीं हो सकता। कैसे? जैसे कि आप सभी को पता है जज है, किसी भी जज की नियुक्ति होती है वो किससे होती है? कॉलेजियम प्रोसेस से होती है। कॉलेजियम प्रोसेस का मतलब होता है या तो उसमें भारत का राष्ट्रपति और जितने भी जजेस होते हैं वही मिलकर अन्य जज की नियुक्ति करते हैं। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ की जो अपॉइंटमेंट थी वो किसने की थी? भारत के राष्ट्रपति ने और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, और हाई कोर्ट के किन्हीं 2 जजों ने। तो इसे कहते हैं कॉलेजियम प्रोसेस, यानी जज ही जज को चुनेगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जज को चुनेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा एक बार हुआ था इंदिरा गांधी के समय, अब नहीं होगा। यानी राजनीति को, जुडिशरी को हमेशा क्या रखना है? अलग रखना है। तो कुल मिला के जजों की नियुक्ति कोई भी नेता नहीं कर सकता। जजों की नियुक्ति कैसी है? स्वतंत्र है, पहली बात। दूसरी हम बात कर लेते हैं, इनके फैसलों की अवमानना नहीं की जा सकती। इनके फैसलों की अवमानना यानी अपमान नहीं किया जा सकता, अवमानना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। इनके फैसलों की अवमानना नहीं की जा सकती, पहली बात। दूसरी बात हम कर लेते हैं एक बार, और क्या बातें हो सकती हैं बताओ? और बातें हो सकती हैं जैसे कि किसी भी जज के खिलाफ, यानी किसी भी जज के फैसले पर संसद में कोई चर्चा नहीं होती है। तो लिख दें कि किसी भी जज के फैसले पर, किसी भी जज के फैसले पर, जज का मतलब होता है न्यायाधीश, किसी भी जज के फैसले पर संसद में या राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। यानी जज के फैसले को कभी भी राजनीतिक नहीं करते हैं ये लोग। जैसे कि मान लो कल को क्या हुआ, मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी जज अपना बयान देता है और उस बयान पर संसद में बहस हो रही है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। बाहर कर सकते हैं आप, विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं हो सकती। और दूसरी बात, इनका वेतन भत्ता, इनका वेतन या फिर भत्ता या फिर पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, अलग से, है ना, अलग से। यानी केंद्र सरकार इनको पेंशन नहीं देती है, केंद्र सरकार नहीं देती, भारत की संचित निधि इनको तनख्वाह देती है। तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कॉन्सोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि से दिए जाते हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तीसरा पॉइंट हो सकता है आपका सरकार का संसदीय स्वरूप, लिख दे।
सरकार का संसदीय स्वरूप, ये कैसे काम करेगा एक बार देख लेते हैं। तो सरकार का संसदीय स्वरूप देख लेते हैं। देखो, हमारे भारत के संविधान में यह व्यवस्था दी हुई होती है कि हमारा भारत का संविधान एक अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाने के बजाय हमारे भारत का संविधान एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाता है। पहली बात तो ये बात लिख सकते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान, मैंने बोला हमारे भारत का संविधान एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाने के बजाय वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा भारत 200 साल गुलामी झेल चुका है और 200 साल की गुलामी के बाद जिसका वो गुलाम था वो थे अंग्रेज। और अंग्रेज कहां से थे? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में काम करती है संसदीय प्रणाली। इसलिए हमारे लोगों ने उस संसदीय प्रणाली को समझा है, हमारे पूर्वजों ने उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझा है, उस प्रधानमंत्री शब्द का नाम सुना है। तो इसलिए हमारे देश में ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लेना ज्यादा उचित समझा बजाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। ओके, तो आज बोलोगे सर, एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप हमें ये बताइए कि हमारे देश ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, हमारे इस देश ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों एक्सेप्ट किया। तो आप बोल दोगे कि सर आप बोलोगे, जब किसी को आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलना कि सर हमारे भारत 150-200 साल से भारत का अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो जब ब्रिटेन ने हम पर राज किया तो हमारे पूर्वजों ने उनकी गवर्नेंस को देखा, उसको महसूस किया, उसकी गवर्नेंस को समझा। तो इसलिए हमारे पूर्वज उस सिस्टम में, उस शासन व्यवस्था में सहज थे। हमारे पूर्वजों ने उस सिस्टम को समझा है। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस चीज को देखते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेना ज्यादा अच्छा समझा बजाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो अब आपको सब पता है कि हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम नहीं करता है। जैसे अमेरिका का कभी आपने प्रधानमंत्री नहीं सुना होगा, रूस का प्रधानमंत्री आपने कभी नहीं सुना होगा, चीन का प्रधानमंत्री है लेकिन बहुत कम चर्चे में रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, ये सारे पावरफुल होते हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल होता है, चीन का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति और जैसे भारत का प्रधानमंत्री, ये सारे पावरफुल लीडर होते हैं सारे। ठीक है, तो अमेरिका में चलता है राष्ट्रपति सरकार और यहां चलती है प्रधानमंत्री सरकार। ओके, अब बात करते हैं, तो लिख सकते हैं आप कि संविधान ने अध्यक्षात्मक प्रणाली के बजाय संसदीय प्रणाली को अपनाया। और जब संसदीय प्रणाली को अपनाया और ठीक है, आज आपको पता है कि और देखिए संसदीय प्रणाली भारत के संविधान में, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। लिखें, प्रणाली ब्रिटेन यानी यूके की पद्धति पर आधारित है। अब बिल्कुल कॉपी नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज भी है। यूके की पद्धति पर आधारित है। यूके की पद्धति पर आधारित है। जैसे कि आपको पता है कि द्विसदनीय प्रणाली हुई, संसदीय प्रणाली हुई, कैबिनेट मंडल का होना, सिंगल सिटीजनशिप का आना, ये सब ब्रिटेन से आया था। कहां से? ब्रिटेन से आया था। यानी हमारे भारत का जो राजनीतिक प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से।
तो इस प्रकार से काम होता है। और सरकार के संसदीय स्वरूप को आज हम किन किन नामों से जानते हैं, देखें, इसको हम कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, इसको कैबिनेट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इसका संसदीय सरकार होता है, संसदीय सरकार। जैसे कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री काफी पावरफुल लीडर होते हैं, काफी पावरफुल लीडर होते हैं। ऐसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, फ्रांस का राष्ट्रपति, जर्मनी का चांसलर। अब जर्मनी के चांसलर को जर्मनी का प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो कैबिनेट सरकार, संसदीय सरकार और उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी जनता को जवाब देने के लिए बाध्य होती है, ये उत्तरदायी सरकार। उसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा और भी क्या बोलते हैं इसको, इसको और बोला जाता है प्रधानमंत्रीय सरकार, प्रधानमंत्री सरकार। और इसे बोला जाता है सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये इतने नामों से हमारी सरकार के, हमारे संविधान में सरकार को बोला जाता है। तो हमारे सरकार यानी भारत की सरकार को इन नामों से भी पुकार सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो सरकार का संसदीय स्वरूप हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होता है, आपातकालीन प्रावधान का मतलब क्या है। देखिए, आपातकालीन प्रावधान आपसे यह कहता है जब हमारे देश में, हमारे देश में इमरजेंसी जो है वो 3 कारणों से लगती है। और ये इमरजेंसी लगती क्यों है, इसके पीछे रीजन जानेंगे एक बार। तो देखें, हमारे देश में 3 कारणों से इमरजेंसी लगती है। पहला कारण होता है क्या, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यह पहला कारण है। दूसरे कारण से इमरजेंसी लगती है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। काफी बार सुना होगा आपने, राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल। तीसरी बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन, और इसके अलावा होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, अब देखते हैं। तो हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं, बाह्य आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगने वाली इमरजेंसी, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी कहते हो। क्या कहते हैं इसको, हम दूसरी भाषा में इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये होती है नेशनल इमरजेंसी। उसके अलावा होता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। ओके, और इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए, तो इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको राष्ट्रपति शासन और इसको नेशनल इमरजेंसी। देखो, नेशनल इमरजेंसी हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 352 में आती है। यह आती है आर्टिकल 352 में। 352 प्रेसिडेंट रूल आता है हमारे आर्टिकल 356 में और 365 में, 365 में 2 आर्टिकल इसके आते हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 में। चलिए, तो ये तरीके हुए। अब
बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह। आपको पता है कि हमारे देश में एक बार इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेकर 1976 तक, यानी 74 में लगा दी गई थी। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी को कहते हैं ना कि हमारे जो उस समय इंदिरा गांधी के समय जो अपोजिशन लीडर थे बीजेपी की तरफ से, यानी जनता दल की तरफ से जो अपोजिशन लीडर थे वो कौन थे? जनता दल की तरफ से, जिसका नाम आज भारतीय जनता दल है, आज भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं, पहले इसका नाम जनता दल था। और जनता दल के सबसे बड़े लीडर थे जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1975 में जब जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान से यह बोला था इंदिरा गांधी सरकार के चुनावी गड़बड़ी में, क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनावों में कुछ गड़बड़ी की थी और इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता जाने का डर था, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी क्यों लगाई, इससे पहले थोड़ा सा एक भाषण सुन लेते हैं जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान से यह बोला था कि इंदिरा कुर्सी खाली करो, जनता आती है। केवल इस भाषण की गूंज पूरे दिल्ली में सुनाई दी, और इसी गूंज जब पीएमओ में सुनाई दी तो इंदिरा गांधी ने तुरंत रात के समय आधी रात को तुरंत इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी लगाने से पूरा भारत बंद हो गया। इमरजेंसी में क्या होता है आप सभी को पता है, इमरजेंसी के समय सारी राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी जाती हैं, राज्य सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में, राज्य अपने हाथ में, पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी उस समय इतनी शक्तिशाली हो गई और इसको ना कोई रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला था। इमरजेंसी के समय पूरा फैसला भारत का, पाई पाई का फैसला भारत का संसद लेती है। क्या लेती है? संसद। तो इसका कारण यह बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति का प्रयोग किया था। तो आप लिख सकते हैं कि 1975 में, 1975 में, यानी 1975 में इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय इस सशस्त्र विद्रोह की जगह किसका प्रयोग किया गया था? यह प्रयोग किया गया था आंतरिक अशांति का। समझे नहीं समझे? आंतरिक अशांति का प्रयोग किया गया था इंदिरा गांधी के समय, लेकिन फिर मोरारजी देसाई ने आंतरिक अशांति का नाम बदलकर क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। और यह किस में किया गया? यह किया गया 44 में और 1978 में किया गया। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए नेशनल इमरजेंसी और बाह्य आक्रमण। यदि कोई बाहरी देश हम पर हमला कर बैठता है और हमले करता करता भारत तक आधा घुसाता है, यदि कोई भी बाहरी देश भारत पर कोई भी रॉकेट दाग दे, मिसाइल दाग दे, परमाणु बम, परमाणु अटैक कर दे, ऐसा ना हो लेकिन कर भी दे, या फिर अस्त्रों से, शस्त्रों से हमला कर दे, तो समझ लेना कि बाह्य आक्रमण हो चुका है। उस समय प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि देश में इमरजेंसी घोषित करिए। तो उस समय राष्ट्रपति के आदेश पर पूरे देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग करके नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और अब तक हमारे देश में, भारत में 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर था। 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश आजाद हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था। और तीसरा जो कारण था यह था इमरजेंसी यानी आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर हुआ था 1975 में, चुनावी गड़बड़ी के कारण हुआ था ऐसा। ठीक है, चलिए। और आपको पता है आर्टिकल राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जब किसी भी राज्य की सरकार राज्य को चलाने में फेल हो जाती है या केंद्र सरकार का कोई भी नियम नहीं मानती है, तब क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाता है। जब राज्यपाल किसी भी स्टेट का गवर्नर सीधे प्रधानमंत्री को फोन कर दे, या प्रधानमंत्री को नहीं तो राष्ट्रपति को फोन कर दे,
तो उस देश में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और वहां का मुख्यमंत्री, वहां का चीफ मिनिस्टर तुरंत उसी समय अपनी कुर्सी छोड़ देता है। इसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। अभी पश्चिम बंगाल में जो आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जिस लड़की के साथ दरिंदगी तरीके से जो बलात्कार हुआ था, जिसमें अभी संदीप घोष को अपराधी माना जा रहा है, जो हमारे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल हैं, और संजय घोष करके कुछ था, तो इनको जो अपराधी माना जा रहा है अभी। तो उस पश्चिम बंगाल में इतना प्रोटेस्ट किया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या बोला? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोला कि इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हुआ। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को तेज किया जाए तुरंत, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में इतना हड़कंप मच गया था बलात्कार को ऊपर, और आज भी वहां के जूनियर डॉक्टर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने को तक तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उनका न्याय नहीं मिला है। चलिए, और आपको पता है कि अब तक हमारे भारत में सभी राज्यों में दिन मिलाकर देखें, और सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल कहां पर लगाया गया था? सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था पंजाब में 1951 में। पंजाब में 1951 में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन काल किस राज्य में लगा था? पंजाब में लगा था 1951 में। और अब तक हमारे भारत में प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लग चुका है? टोटल 125 बार लग चुका है। 125 बार। ये 2019 तक का डाटा है। यानी हमारे भारत में अब तक 125 बार सभी स्टेटों को मिलाकर देखें तो कहां लग चुका है? 125 बार राष्ट्रपति शासन को लग चुका है। और वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है, देश की मुद्रा गिरावट में आ जाती है, देश का सेंट्रल बैंक डूब जाता है, तो देश की करेंसी खतरे में आ जाएगी, देश में महंगाई बढ़ जाती है। उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में केवल यह होता है कि लोगों के वेतन में से कटौती की जाती है। ठीक है, यह फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। और अब तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, एक भी बार नहीं लगी है। चलिए, तो ये थे आपके फीचर्स, और आज आपका चैप्टर होता है फिनिश। मैं आपको बता दूं, लेकिन इससे पहले 5 मिनट का लेक्चर है छोटा सा। जैसे कि हमारे भारत के संविधान को कई प्रकार के लोगों ने गलत तरीके से बोला है, मैं इसको बताना चाहूंगा। भारत का संविधान, यानी कुछ लोग भारत के संविधान को उधार का संविधान बोलते हैं, कुछ लोग हौच पौच का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हौच पौच का कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग बोलते हैं उधार का संविधान है, कुछ लोग बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। हाँ, जैसे श्री एन जो निवासन थे, उन्होंने खुद बोला है कि भारत का संविधान इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 का ही कार्बन कॉपी है और कुछ नहीं है। और सर आइवर्ट जेनिंग्स ने इन्हें वकीलों का स्वर्ग बोला है। वकीलों का स्वर्ग मतलब होता है, इसे बोलते हैं लॉयर्स पैराडाइज। कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज। कुछ लोग इसे वकीलों का स्वर्ग, कुछ लोग इसे हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, उधार का संविधान, कार्बन कॉपी, कुछ इस तरीके से बोला जाता है। दैट्स इट। चलिए, इसके पीछे नहीं जाना है। हमारा संविधान किसी भी प्रकार का उधार का संविधान नहीं है, ना किसी की कार्बन कॉपी है, लेकिन हाँ, वकीलों का स्वर्ग जरूर है। चलिए, जैसे कि अभी पटना हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान है, मैं आपको बता दूं। पटना हाई कोर्ट यह कहता है कि वकील यानी एडवोकेट या लॉयर, वकील किसी भी अधिकारी का गुलाम या नौकर नहीं होता। आपको बता दूं, कोर्ट की डेफिनेशन में वकील को क्या कहते हैं, इसको बता दूं। पटना हाई कोर्ट कहता है कि वकील किसी अधिकारी का नौकर या गुलाम नहीं होता, बल्कि वह कोर्ट ऑफ द ऑफिसर होता है। यह पटना हाई कोर्ट ने बोला है। इसलिए एडवोकेट को कभी भी आप अधिकारी का गुलाम ना समझिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे हिस्ट्री की तरफ। अभी पॉलिटिकल लेक्चर हो चुका है।